बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हिसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के पाकिस्तान की 10 बड़ी खबरों में बहुत अहम खबरें शामिल हैं। सबसे पहले खबर तो ये है कि तहरीक इंसाफ ने एक ऑल लॉन्ग मार्च अरेंज करने की तैयारियां शुरू कर दी है और इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ के नायब सदर और तर्जुमान फवाद चौधरी का एक बड़ा अहम बयान सामने आया है, जिसके तहत कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में बड़ी 3 रैलियां होंगी यौम मजदूर के सिलसिले में, और उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू हो जाएगी। ये लॉन्ग मार्च क्यों की जा रही है, इसके पीछे असल मकसद क्या है? फवाद चौधरी बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है, लेकिन नाकामी की सूरत में हिकमत अमली मुरतब कर ली है। ये नहीं हो सकता कि आइन को रद्दी का टुकड़ा और अवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए और तहरीक इंसाफ खामोश बैठ जाए। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाए। तहरीक का आगाज कल से होगा। ये फवाद चौधरी बेसिकली कल तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास भी हुआ, बड़ी डिटेल के साथ इस पूरी सूरत हाल पे बातचीत भी हुई और इसमें यह फैसला किया गया कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखा जाएगा। चूँकि परसों 2 मई को हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकराती टीमों के दरमियान अहम इजलास है और उस इजलास के अंदर कोई फाइनल स्ट्रेटजी सामने आ जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हुकूमत किसी भी सूरत में इंतखाबात को अक्टूबर से आगे लाने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रही। इसी वजह से फवाद चौधरी ने ये बयान दिया। उसके लिए मैं आप लोगों को एक और अगर मिसाल दे सकूं तो वो ख्वाजा आसिफ का बयान है। ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया है और ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में कहा है कि मुज़ाकरात अतमाम हुज्जत हैं, मतलब ये सिर्फ जस्ट सुप्रीम कोर्ट को एक किस्म का धोखा देने के लिए ये मुज़ाकरात शुरू किए गए हैं। और साथ उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ कल के जो उनके जलसे हैं या उनके रैलीज है उसका ऐलान करे ताकि मुज़ाकरात बाकायदा तौर पर ख़त्म हो जाए। तो ये बुनियादी तौर पे जो मज़दूरों के साथ पाकिस्तान के अंदर इजहारी यकजहती के लिए तहरीक इंसाफ कल रैलीज कर रहे हैं। इमरान खान लाहौर में रैली की क़ियादत करेंगे, शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में रैली की क़ियादत करेंगे और परवेज़ खटक पेशावर में रैली की क़ियादत करेंगे। इन रैलीज को एक किस्म का बेस बनाकर हुकूमत मुज़ाकरात से भागने की कोशिश करेंगे। ये बुनियादी तौर पे मैंने पहले भी अपनी व्लॉग्स के अंदर आप लोगों को बता दिया था कि किसी भी सूरत में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा के अंदर इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। अगर ये इलेक्शन होंगे तो उसके बाद जब कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होंगे तो उसमें ये जमाती किसी भी सूरत में कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। आसिफ जरदारी के लिए सबसे बड़ा खौफ सिंध का है और वो ये सोच रहे हैं कि अगर पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा के अंदर इंतखाबात हुई तो उसी सूरत में इमरान खान के पास टाइम आ जाएगा, वो फारिग हो जाएंगे और वो सिंध के अंदर आकर वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे और उनके इलेक्शन कैंपेन की सूरत में आसिफ जरदारी की पार्टी पीपल्स पार्टी के लिए सिंध के अंदर सूबाई असम्बली के इंतखाबात में कामयाबी नामुमकिन बन जाएगी। इसी वजह से उनकी ये कोशिश है कि अगर इंतखाबात होंगे भी तो पूरी मुल्क में एक साथ हो जाए ताकि कम अज़ कम सिंध के अंदर उनकी पार्टी को हुकूमत एक बार फिर मिल सके। उसके साथ साथ नवाज शरीफ और मरियम नवाज ये सोच रही है कि मुल्क के अंदर या तो मार्शल लॉ लग जाए या यहाँ पे टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाए कम अज़ कम 2 साल के लिए और इंतखाबात न हो, क्योंकि इंतखाबात की सूरत में मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पे न सिर्फ पंजाब से आउट हो जाएगी बल्कि उनके लिए कौमी असम्बली के अंदर चूँकि उनके पास पहले से 84 जो नशस्तें मौजूद है, दोबारा इंतखाबात की सूरत में 20 नशस्तें भी उनके लिए हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाएगा। ये बेसिकली बुनियादी मसला है जिसकी वजह से ये मुखालफत कर रहे हैं। फजलुर रहमान का मसला क्या है? फजलुर रहमान का मसला ये है, फजलुर रहमान ये सोचते हैं कि खैबर पुख्तनख्वा के अंदर
इस वक्त JUI के पास अगर चंद नशस्तें मौजूद भी है तो इंतखाबात की सूरत में उनके पार्टी को ये नशस्तें दोबारा मिलना मुश्किल होगा। फिर उसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान का ये भी सोच है कि उनके लिए डेरा इस्माइल खान से इलेक्शन जीतना अली अमीन खान गंडापुर के खिलाफ तो नामुमकिन है, लेकिन इस मरतबा उनका बेटा भी नहीं जीत सकेगा और उसके साथ साथ उनके भाई भी जीत नहीं सकेंगे। इसी तरह उनका जो पूरा खानदान है वो सियासत से आउट हो जाएगा। उसके साथ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो एक बराए नाम निगरान हुकूमत है, इस वक्त अमली तौर पे JUI की हुकूमत है और JUI की हुकूमत अगर इलेक्शन होंगे तो उनकी निगरान हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और इसी तरह उसके बाद फिर उनके पास खैबर पख्तूनख्वा में कुछ भी नहीं बचेगा। आज हमारे एक दोस्त तैमूर खान ने एक स्टोरी की है और अपनी स्टोरी के अंदर उन्होंने बताया है कि हाल ही में 2 दिन पहले जब मुशीरी सेहत ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया, तो उन्होंने बताया कि ये बेसिकली JUI के दबाव पे ये रिज़ाइन उन्होंने कर दी है, क्योंकि निगरान वज़ीर आला ने उनको बताया था कि उन पर JUI या गवर्नर हाउस से बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आप डॉक्टर जमील को हटाए और आप एक और डॉक्टर साहब हैं आप उनको लेकर आए, क्योंकि महकमा सेहत के अंदर कुछ पोस्टिंग और ट्रांसफ़र्स है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डॉक्टर जमील गैर कानूनी तरीके से पोस्टिंग ट्रांसफ़र और दूसरे काम करने से इनकार कर रहे हैं, इसी वजह से आप उनको हटा दें। और फिर उनको निगरान वज़ीर आला ने बताया कि मैं आपकी मिनिस्ट्रीज चेंज करूँगा लेकिन आप सेहत को छोड़ दी, क्योंकि उनके ऊपर JUI का बहुत ज़्यादा दबाव है। और उस पर डॉक्टर जमील ने इनकार कर दिया और उसने कहा कि वो किसी भी दूसरे मिनिस्ट्री को लेने के लिए तैयार नहीं है और इसी तरह उन्होंने अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया। एक और बड़ी खबर शाहिद खाकान अब्बासी का है। शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून का सीनियर रहनुमा है, सीनियर नायब सदर है और मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ईमानदार किस्म का शख्सियत समझा जाता है। उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि हाल ही में जो सस्ता आटा स्कीम पूरे मुल्क के अंदर चलाए गया शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, ये तकरीबन 84 अरब रुपए इस पर खर्च हुए। आपके खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात पे कितने पैसे खर्च होते हैं? 21 अरब रुपए। और क्या हुकूमत बता रही है कि हमारे पास एक भी रुपए नहीं है। सस्ता आटा स्कीम पे इसी हुकूमत ने 84 अरब रुपए खर्च कर दिए हैं और शाहिद खाकान अब्बासी के मुताबिक उसमें हुकूमती लोगों ने 20 अरब रुपए करप्शन कर दी हैं। यहाँ पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए मौजूद नहीं है, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी के मुताबिक हुकूमती लोगों ने इसमें 20 अरब रुपए की करप्शन कर दी है। कितना बड़ा जुल्म हुआ है। पंजाब की निगरान हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने और मरकजी हुकूमत के लोगों ने 20 अरब रुपए के पाकिस्तानी कौम के लूट लिए है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई और दूसरा अपोजिशन का बंदा नहीं कह रहा, ये मुस्लिम लीग नून का इंतहाई सीनियर तरीन बंदा ये दावा कर रहा है और ये बात कह रही है कि सस्ता आटा स्कीम के अंदर जो 84 अरब रुपए खर्च हुए हैं उसमें 64 अरब रुपए तो खर्च हो चुके हैं, लेकिन 20 अरब रुपए करप्शन इन लोगों ने कर दी है। और इसी तरह मुस्लिम लीग नून, JUI, पीपल्स पार्टी और बाकी जो निगरान हुकूमतों के लोग हैं उन्होंने इसमें पाकिस्तानी कौम के 20 अरब रुपए लूट लिए हैं। साथ शाहिद खाकान अब्बासी ने उस तकरीब के अंदर जहाँ पे उन्होंने ये इंकशाफ किया, उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त गैर फितरी लीडरशिप मुल्क पर मुसल्लत है और मुल्क को तबाह किया जा रहा है। उनका इशारा मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और उन लोगों की तरफ था और ये यकीनी तौर पे मरियम नवाज और बिलावल जैसे गैर फितरी लीडरशिप जिसके ज़रिए पाकिस्तान को तबाह किया जा रहा है, बिलावल के ज़रिए आपके मुल्क की इस वक्त की जो खारजा पॉलिसी है उसको तबाह कर दिया है। इस वक्त बाहर दुनिया के साथ आप लोगों के ताल्लुकात का ये हशर बना हुआ है कि पिछले तकरीबन 4 महीनों से आपके पाकिस्तान के अंदर चीन का सफीर इस वक्त मौजूद नहीं है। चीन हमारा इंतहाई करीबी दोस्त है, इंतहाई करीबी ताल्लुक है। हर मुश्किल वक्त में चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन इस वक्त आपके ताल्लुकात चीन के साथ इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि पिछले तकरीबन 4 महीनों से पाकिस्तान के अंदर चीन का सफीर मौजूद नहीं है।
इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि आपके खारजा ताल्लुकात और खारजा पॉलिसी को बिलावल ने कहाँ तक पहुँचा दिया और किस हद तक तबाह कर दिया। बिलावल सिर्फ सैर व सयाहत करते रहे, पाकिस्तान के सरकारी जहाज़ इस्तेमाल करते रहे, अरबों करोड़ों रुपए पाकिस्तान के इस्तेमाल करते रहे, लेकिन पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया। ये शाहिद खाकान अब्बासी के इस बात के अंदर बहुत वज़न है कि गैर फितरी लीडरशिप पाकिस्तान के लिए तबाही का सबब बन रहा है, और उनका इशारा मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जैसे मोरसी सियासतदानों की तरफ है, जिनको आगे लाया गया, जिनको उनकी पार्टीज हवाले कर दी गई, और उनकी पार्टीज के अंदर वो लोग, वो मुफाद परस्त सीनियर लोग जिन्होंने 30 और 40 साल सियासत की है, लेकिन वहां पे मरियम और बिलावल के पैरों के नीचे वहां पे जाकर पड़ गए हैं, और इस वक्त उन लोगों की इतनी जुरात नहीं कि वहां पे इस मोरसी सियासत के खिलाफ आवाज उठाई कि आप लोगों ने किस बुनियाद पे बिलावल भुट्टो और मरियम जैसे लोगों को लाकर उन पे, उनके कंधों पे बिठा दिया। ये आप इससे अंदाजा लगाए कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ये जो ख्वाजा आसिफ टाइप के लोग हैं, या वहां पे जो दूसरे किस्म के तनवीर और इस किस्म के ये जो ख्वाजा साद रफीक वगैरह जितने भी हैं, आप अंदाजा लगाए कि ये लोग किस हद तक मुफाद परस्त है। आप वहां पे गिलानी का अंदाजा लगाए, आप वहां पे रब्बानी का अंदाजा पीपल्स पार्टी में लगाए, बाकी लोगों का अंदाजा लगाए कि वो किस हद तक मुफाद परस्त लोग हैं कि बिलावल की को लाकर उनके कंधों पे बिठा दिया, लेकिन इन लोगों ने मोसी उप तक अदा नहीं कर दिया। इसी तरह फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट जो सेक्टर है, जिसमें टेक्सटाइल्स, स्पोर्ट्स, सर्जिकल, लेदर और ज्यूट सेक्टर है, उसको हुकूमत ने सब्सिडी दी थी, क्योंकि यही सेक्टर है जिसके मदद से पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स आते हैं, और तकरीबन सालाना 32 अरब डॉलर पाकिस्तान के अंदर इस सेक्टर की वजह से आ रही है। हुकूमत ने वहाँ पे जो गैस सब्सिडी दी थी उनको तकरीबन 80 अरब रुपए का वो ख़त्म कर दी है, और इसी तरह अभी ये जो सेक्टर है, ये पहले अगर $9 PRLNG अदा कर रहे थे, तो अभी ये $13 PRLNG अदा करेंगे, और इस इजाफे से पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो मुतासिर हो जाएगा। एक और खबर ये है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी एहतिसाब तरमीमी बिल को पार्लियामेंट वापस कर दिया है, उस पर दस्तखत से इनकार कर दिया है। ये बेसिकली जिस तरह के आप लोगों ने इमरान खान से सुना था कि तकरीबन 1100 अरब रुपए पाकिस्तानी कौम के पीडीएम ने एक दूसरे को माफ कर दिए हैं, ये मजीद अपने केसेस को ख़त्म करने के लिए ये मजीद तरामीम लाई गई थी, और ये बिल बदकिस्मती की वजह से पीडीएम के पार्लियामान ने, और चूंकि सेनेट के अंदर भी उनके अक्सरियत है पीडीएम वालों की, तो वहाँ से पास करके सदर मुमलिकत को भेज दिया था ताकि वो इस पर दस्तखत कर दी, लेकिन सदर ने उस पर दस्तखत करने से इनकार करके वापस पार्लियामान को भेज दिया, और ये बता दिया कि ये चूंकि ऑलरेडी जो आप लोग तरामीम कर चुके हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समात है, इसी वजह से मैं इस पर दस्तखत नहीं कर सकता। एक और खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के टिकटों के हवाले से एक जो मुबैना ऑडियो सामने आई थी, और उसमें साबिक चीफ जस्टिस के बेटे के हवाले से ये बात की गई थी कि PP 137 का एक उम्मीदवार है, और उनको टिकट उनके चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस की सिफारिश पर दी गई थी, तो उस पर तहरीक इंसाफ ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है, और साथ फवाद चौधरी ने यह कहा है कि उस ऑडियो से ये भी साबित हो गई कि उसमें कोई भी करप्शन की बात तो साबित नहीं हो गई, लेकिन सिर्फ सिफारिश की बात वहाँ पे आ गई है, तो उस पर तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। एक और वाशिंगटन पोस्ट की खबर है कि हिना रब्बानी कर्द और शहबाज शरीफ की कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए हैं। बदकिस्मती की वजह से पाकिस्तान के अंदर तो खुद लीक किए जाते हैं ऑडियोज, ताकि इमरान खान को बदनाम कर सके, और ये गैर आईनी और गैर कानूनी काम है, लेकिन अभी इनके डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए हैं, और उसके मुताबिक शहबाज शरीफ जो वहां पे अपनी पॉलिसी को चेंज करके अमेरिका के सामने लेटने के लिए बज़ाहिर तैयार हो रही थी, तो हिना रब्बानी कर ने वहां पे उनको मना कर दिया था, और उससे कहा कि अगर आपने अमेरिका की हिमायत UN के अंदर की तो रूस से आपके ताल्लुकात मजीद ख़राब हो जाएंगे, चाइना से आपके ताल्लुकात मजीद ख़राब हो जाएंगे, इसी वजह से आप अमेरिका की हिमायत से गुरेज करें। उसके साथ साथ कौमी असम्बली का इजलास जो 3 मई को था, उसको 2 मई को
طلب کر لیا ہے ایک دن پہلے، چونکہ 2 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ جو ایک قانون سازی کی گئی ہے جس کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کی ہیئرنگ ہے۔ اسی وجہ سے چونکہ پی ڈی ایم کے جو قائدین ہے وہ اپنی اسمبلی کو، اس وقت یہ پاکستانی اسمبلی نہیں ہے، قوم کی اسمبلی نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم کی اسمبلی ہے، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے لڑانے کے لیے مسلسل جو استعمال کی جا رہی ہے اس کی اجلاس ایک دن پہلے کر کے 2 مئی کو طلب کر لیا ہے۔ اور اس سے میرے خیال میں جو باقی ایم این ایز ہے وہ بھی تنگ آ چکے ہیں کہ کس مصیبت میں ہم پھنس گئے ہیں، یہ کس مصیبت میں ہم پھنس گئے ہیں کہ بار بار یہاں پہ ہماری اسی پارلیمان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مبینہ طور پہ شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے بہت سے ایم این ایز آنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن ان کو زبردستی لایا گیا، اپنے طاقتور لوگوں کے ذریعے ان کو مجبور کر کے زبردستی لایا گیا تاکہ وہ شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ دے، اور وہ ایم این ایز آنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ بھاگ رہے تھے، وہ چھپ رہے تھے، لیکن اس کو زبردستی لا کر وہاں پر ان کو ووٹ دینے پہ مجبور کیا گیا۔ تو یہ اس وقت ان لوگوں نے اپنے اسی پارلیمان کا حشر بنا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہ ہے کہ مذاکرات کی ناکامی، اس میں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ جو خواجہ آصف کے پہلے سے بیان سامنے آ گئی تھے کہ مذاکرات ویسے ایک ڈرامہ ہے، مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اس سے آپ پی ڈی ایم کی سنجیدگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے منافق اور پاکستان سے کس حد تک مخلص لوگ ہیں، یہ کتنے منافق ہیں اور یہ کتنے ظالم لوگ ہیں کہ ان لوگوں نے 1 سال میں پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، پاکستانی عوام کو مہنگائی کے دلدل میں دھکیل دیا اور ان کو ڈبو دیا، لیکن یہ لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کو مزید بھی تباہ کر رہے ہیں۔ محسن نقوی کو دیکھ لیں، محسن نقوی اس وقت ایک غیر قانونی اور غیر آئینی وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں نگران۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر ایک غیر قانونی اور غیر آئینی وزیر اعلیٰ کو بٹھا دیا گیا ہے، اور اس میں کوئی بھی پاکستان کے اندر ایسا ادارہ نہیں کہ وہ پوچھ لے کہ بھائی آپ کے 90 ڈیز تو ختم ہو گئے ہیں، کس قانون کے تحت آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایسا خار ناپرسان یہ ملک بنا ہوا ہے کہ یہاں پہ محسن نقوی وہاں پہ لوگوں کے گھروں پہ پولیس کے ذریعے حملے کر رہے ہیں، ان کے گیٹوں کو توڑ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ایک غیر قانونی طریقے سے حکومت چلا رہی ہے، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں۔ تو اس پاکستان کا آخر کیا حشر بنے گا؟ پاکستانیوں اپنے ملک کے لیے دعا کرے اور اپنے ملک کو بچائے۔ اگر ملک کے اندر میرے خیال میں یہ ابھی تک عمران خان ایک اور لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو اپنا ملک بچانا پڑے گا۔ اگر آپ اپنے ملک کو اس تباہی سے اگر نہیں بچائیں گے تو آپ لوگوں کے اس ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا۔ اسی وجہ سے اپنے ملک کو بچانے کے لیے آپ لوگوں کو پرامن طریقے سے باہر آنا پڑے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔